जय श्री केदार। आप सभी का स्वागत है हिली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश रोहन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में चुनाव चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वहाँ चुनाव क्यों हो रहे हैं। इन दिनों उत्तराखंड में कहीं और चुनाव नहीं हो रहे, तो केदारनाथ विधानसभा में चुनाव क्यों हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुलाई के महीने में केदारनाथ की जो विधायक थी शैला रानी का आकस्मिक निधन हो गया था और संवैधानिक नियमों के अनुसार जो सीट खाली होती है वहाँ पर 6 महीने के अंदर चुनाव होने जरूरी होते हैं और इसी के चलते आगामी 20 नवंबर को वहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। पहाड़ों में इन दिनों सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन केदार घाटी में इन दिनों राजनीतिक माहौल से गर्माहट महसूस की जा सकती है। प्रदेश के कई शीर्ष नेता यहाँ पर मौजूद हैं और अपना डेरा जमाए हुए हैं। अब बात करेंगे हमारे प्रत्याशियों की, कौन कौन केदारनाथ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी से आशा नौटियाल यहाँ पर प्रत्याशी हैं, जो पूर्व में 2 बार यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने मनोज रावत को अपना विधायक प्रतिनिधि चुना है, जो यहाँ पर पहले से ही 1 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं निर्दलीय की अगर बात करें तो त्रिभुवन चौहान अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी आरपी सिंह भी हैं, जो कि सरदार हैं और नैनीताल के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ यूकेडी ने आशुतोष भंडारी को टिकट दिया है और वहीं पीपीआई से प्रदीप रोशन रूडिया भी यहाँ पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कुल मिलाकर 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीते दिनों दोनों ही पार्टियों में टिकट को लेकर काफी घमासान देखने को मिला। बीजेपी में दावेदारों की काफी लंबी लिस्ट है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम ऐश्वर्या रावत का चल रहा था, जो कि पूर्व विधायक शैला रानी की बिटिया हैं। वहीं इस लिस्ट में कुलदीप रावत का भी नाम शामिल था, जो कि पूर्व में 2 बार निर्दलीय यहाँ पर विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। भले ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस में भी टिकट को लेकर काफी घमासान देखने को मिला। अंत समय पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक मनोज रावत पर ही भरोसा जताया और उन्हें ही विधायक का टिकट दे दिया। इसके साथ साथ इन दिनों त्रिभुवन चौहान का नाम भी काफी तेजी से आगे चल रहा है। त्रिभुवन चौहान विधायक की दावेदारी ठोक रहे हैं और निर्दलीय रूप से चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। टिकट फाइनल होने के बाद दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगाया कि केदारनाथ जो सीट है वो इस बार जीतनी है। बीजेपी के हाल और खस्ता है, क्योंकि वो पहले ही बद्रीनाथ और अयोध्या की सीट हार चुके हैं। ये बीजेपी के लिए नाक का सवाल हो चुका है। यहीं कांग्रेस फिर एक बार केदारनाथ की सीट हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है। पूरे प्रदेश के राजनेता स्टार प्रचारक बनकर केदार घाटी में डेरा जमाए हैं। खुद यहाँ पर सीएम धामी 2 बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर बात करें केदारनाथ उपचुनाव की, तो यहाँ पर बीजेपी काफ़ी आगे नजर आ रही है, क्योंकि आशा नौटियाल पूर्व में यहाँ पर 2 बार विधायक रह चुकी हैं और जो महिला वोटर हैं वो उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो सकती हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी बीजेपी का काफ़ी दबदबा बना हुआ है। बीजेपी यहाँ पर खुद ही मीडिया बनकर अपने ही कार्यकर्ताओं के बयान लेकर आगे प्रसारण कर रही है। मोदी जी और सीएम धामी के विकास कार्यों की बात रखकर जनता के बीच जा रही है। वहीं कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत विपक्ष बताकर चुनाव के मैदान में उतरी है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने जो केदारनाथ की जो यात्रा थी उसका डाइवर्ट किया और जो हमारा केदारनाथ धाम था उसको दिल्ली स्थापित किया। इसको लेकर वो केदारनाथ की जो जनता है उनके अंदर भ्रम फैला रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी पलटवार करती है कि कांग्रेस भी पूर्व में जो बद्रीनाथ हमारा जो धाम है उसको मुंबई लेकर जा चुकी है। अब ये कौन सही है कौन ज़्यादा गलत, ये तो जनता खुद तय करेगी। वहीं दोनों पार्टियों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन रहे हैं पत्रकार त्रिभुवन चौहान, जो कि निर्दलीय रूप से दावेदारी ठोक रहे हैं। पत्रकार से राजनीति में आए त्रिभुवन चौहान दोनों ही पार्टियों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। त्रिभुवन चौहान के पास जन सरोकार के मुद्दे हैं और वो केदार का बेटा बनकर जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार जनसभाएं भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जन सरोकार के मुद्दे भी उठा रहे हैं। त्रिभुवन चौहान के साथ बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं बॉबी पवार ने भी अपना समर्थन दिया है। हालांकि अभी तक वो केदारनाथ विधानसभा में नजर नहीं आए और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो स्टार प्रचारक के रूप में त्रिभुवन चौहान का साथ देंगे। अब बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार मोदी जी के नाम पर और सीएम धामी के विकास कार्यों के नाम पर जनता के बीच जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम से बहुत लगाव है और ये वो लगातार केदारनाथ के पुनर्निर्माण में कार्यरत हैं। इसके साथ ही सीएम धामी भी लगातार वहाँ पर दौरे कर चुके हैं और हाल ही में वहाँ बाइक रैली भी सीएम धामी के द्वारा आयोजित की गई। इसके साथ साथ एक मुद्दा और आता है, अगर बीजेपी पूरे देश को एक सूत्र में बांधना चाहती है तो बीजेपी ने वहाँ पर अनुसूचित जनजाति की जो सम्मेलन था वो क्यों किया। इसको लेकर भी कांग्रेस बीजेपी को सवालों में घेर रही है। एक तरफ आप पूरे देश को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं और ऊपर से केदारनाथ विधानसभा में जातिगत आधार पर वोट हड़पना चाहते हैं।
वहीं अगर बात करें यूकेडी की, तो वो यूकेडी आज भी खस्ता हाल में नजर आ रही है। ना ही कहीं केदारनाथ विधानसभा में वो सक्रिय रूप से नजर आ रही है, ना ही इनके जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष भंडारी सिर्फ एक कैंडिडेट बनकर वहाँ पर जा रहे हैं, ना ही इनका मीडिया में कोई ज़्यादा नाम है और ना ही वहाँ पर लोग इनसे ज़्यादा जुड़ पा रहे हैं। यूकेडी भले ही उत्तराखंड की सबसे पुरानी पार्टी है और उत्तराखंड के निर्माण में इसने अहम भूमिका निभाई हो, लेकिन राजनीति में आज भी काफ़ी पीछे है। वहीं केदार घाटी में इन दिनों एक शख्स और है जो चर्चा का विषय बना है। इनका नाम है सरदार आरपी सिंह, जो कि पूर्व में लोकसभा का चुनाव भी चंडीगढ़ से लड़ चुके हैं और यहाँ पर केदारनाथ विधानसभा में इन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है और अपनी सीटी है उसको बजा कर लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आरपी सिंह खुद को एक आर्मी पर्सन बताते हैं और कहते हैं कि मुझे जनता के मुद्दे ज़्यादा पता है। अब जब एक तरफ जहां दो विधायकों के पसीने छूट रहे हैं अपनी सीट को बचाने के लिए, वहां सरदार आरपी सिंह की बात कौन सुनेगा। केदारनाथ विधानसभा में 90,000 वोटर हैं और अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत है वो काफ़ी अधिक होगा, क्योंकि केदार घाटी के जो लोग हैं उनका व्यवसाय केदारनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ है और अधिकांश लोग वहीं पर रहते हैं। और हो सकता है कि इसका फ़ायदा बीजेपी को मिले, क्योंकि जो हमारे पहाड़ों में होता है अधिकतर महिलाएं वोटर होती हैं और बीजेपी की जो विधायक हैं आशा नौटियाल, वो यहाँ पर पूर्व में 10 साल भी रह चुके हैं और इनका महिलाओं से काफ़ी अच्छा रिश्ता नज़र आता है। अब बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहाँ पर एक मौका और ज़रूर तलाश रही है कि मंगलौर और अयोध्या की सीट के बाद, बद्रीनाथ की सीट के बाद यहाँ पर केदारनाथ जीता जाए और ये हमारी राजनीति को थोड़ा और इसका ऊँचा करे। वहीं अगर बात करें स्टार प्रचारकों की, तो स्टार प्रचारकों में अनुकृति गोसाई जैसे कई तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ एबीवीपी के कई छात्र नेता भी यहाँ पर देखने को मिले और जो लगातार वहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं और आशा नौटियाल के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। अब जनता दोनों ही पार्टियों को बारी बारी से देख चुकी है और दोनों ही पार्टियों के कामों को अच्छे से जानती है। अब जनता को ये तय करना है कि आगामी 20 नवंबर को किसको वोट देना है और किसको विधायक बनाकर भेजना है। वहीं अगर बात करें पूर्व विधायक मनोज रावत की, तो मनोज रावत के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पहली बार विधानसभा में भू कानून के मुद्दे को उठाया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ उनके साथ दूसरा पहलू भी जुड़ता है कि मनोज रावत ने अपनी विधायक निधि वापस लौटा दी थी, तो बीजेपी इसका भी फ़ायदा उठा रही है। और वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है कि बीजेपी यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका रोजगार छीनने का काम कर रही है। वहीं सीएम धामी पर भी आरोप लगा रही है कि वो केदारनाथ जो यात्रा है उसका रूट डाइवर्जन कर रहे हैं और इसको कैंची धाम में ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का केदारनाथ से लगाव भी यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि 20 तारीख को क्या होता है। अभी तो ये प्रैक्टिस मैच चल रहा है, फाइनल मैच केदार घाटी की जनता 20 नवंबर को खेलेगी। जय श्री केदार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अन्य खबरों के लिए देखते रहें हिली न्यूज़।